स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, जो हम लोग पुराने पेपर्स की सीरीज़ शुरू किए थे, ट्रेंड किस तरीके का रहा यूपी पीसीएस मेंस में, पेपर फर्स्ट हमने शुरू किया था, तो उसमें ये तीसरा सेक्शन है और ये पेपर फर्स्ट का आखिरी सेक्शन है। इसमें हम लोग भूगोल और जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे कि क्या ट्रेंड रहा है। तो ये टॉपिक सिलेबस है ये हमारा, तो ये पॉइंट 10 से लेके 15 तक ये इसी का सिलेबस है। तो सिलेबस एक बार नज़र डाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए और कौन कौन से आगे पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, 10वां टॉपिक जो है सिलेबस का वो है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जैसे जल, मिट्टी, वन, और ये दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में है और विशेष रूप से भारत के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। 11वां है भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं। इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे गए, क्या क्या है इसके सिलेबस में। तो ये बिंदु याद रखिए, भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी क्रियाएं हैं और चक्रवात है, समुद्री जलधाराएं हैं, पवन, हिमसरिताएं। तो ये इतने टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हुए टॉपिक? कुल 7 टॉपिक हैं इसमें, और ये 7 से ही क्वेश्चन आप देखेंगे बार बार पूछे जा रहे हैं। और अगला 12वां है भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यताएं। सीधा सीधा ये 2023 में क्वेश्चन इससे पूछा गया है। और अगला है 13वां मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्याएं और भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में आपको ये पता होना चाहिए। रोहिंग्या इत्यादि के मुद्दे हैं जो इस बार पूछा भी गया था 2023 में इसी टॉपिक से। और देखिए, अगला है सीमांत तथा सीमाएं, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए। सीमांत क्या होता है, सीमाएं क्या होती हैं। तो ये पहले ही साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आगे क्या संभावना रहेगी वो भी देखेंगे। अगला है 15वां और आखिरी टॉपिक है इसका, जनसंख्या एवं अधिवास। क्या क्या इसके तहत प्रकार पता होने चाहिए, प्रतिरूप पता होना चाहिए, और इसी में आपका नगरीकरण है, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट नगर है और स्मार्ट गांव है। तो ये अलग से टॉपिक हैं और इनसे क्वेश्चन बने हैं आपके, नगरीकरण और ये सब आपको समस्याएं, समाधान, ये सब पता होनी चाहिए। और सीधे सीधे देखिए क्वेश्चन में आप खुद ही देखिए आगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो 2018 में देखते हैं, और इन सभी टॉपिकों को समाहित किया गया है इसमें, जो जो हमने उसमें सिलेबस में देखा है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना करनी है। और देखिए सीधा पहला ही आ गया, समस्याओं से शहरी समस्याएं क्या क्या होती हैं, शहरी समस्याएं बतानी है, फिर उनके समाधान बताने हैं। तो समस्याएं ये कॉमन है, आप थोड़ा सा लिखेंगे, इसको सोचेंगे, आराम से बना लेंगे। क्या क्या समस्याएं, ट्रैफिक की समस्या है, आवास की समस्या है, बिजली पानी की समस्या है, तो रोजगार की है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इनके समाधान भी पहले इनकी समस्याएं बता देनी, फिर इसके समाधान बताने हैं। तो समाधान में आप बता सकते हैं, लेकिन एक समाधान आपको एक अलग से पॉइंट बता देते हैं जो कि अभी न्यूज़पेपर में हाईलाइट रहा है और उस पर कम ही लोगों की नज़र गई है। शहरी कृषि को बोला गया है कि शहरी कृषि को बढ़ावा मिल रहा है, अब लोग इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो समाधान में आप ये डाल सकते हैं शहरी कृषि को बढ़ावा दिया जाए इसमें। और इसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसमें जो वीडियो हमारा मेंस का डेटा फैक्ट रिपोर्ट में चल रहा है उसमें हम लोग देखेंगे इसको कि शहरी कृषि क्या होती है और इससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो एक पॉइंट ये अलग से बना सकते हैं आप, ये कोई नहीं डालेगा, लेकिन शहरी कृषि को आपको पता होना चाहिए। इसमें समाधान में आप डालेंगे तो अलग इंपैक्ट पड़ेगा इसका। बाकी सब जो कॉमन है, हर जगह मिल जाते हैं, वही सब डालेंगे। आप हटके डालिए जो न्यूज़पेपर में, क्योंकि इनका जो चर्चा चल रही है वो अभी वर्तमान के ये करंट के टॉपिक हैं। दूसरा देखिए, स्मार्ट सिटी विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व बताइए। क्या बताइए? मूल अधोसंरचनात्मक तत्व स्मार्ट सिटी के विकास में कौन कौन से हैं, ये आपको सीधे सीधे देखिए स्मार्ट सिटी से पूछा है। अगला देखिए, भूमंडलीय ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग पर टिप्पणी करनी है, तीसरा क्वेश्चन। अब आगे भी इसके चांस रहेंगे पूछने के। अगला चौथा देखिए, वायु राशि क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। 5वां क्वेश्चन पूछा गया, ज्वालामुखी, क्या क्या, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी आपस में कैसे संबंधित हैं ये, और ज्वालामुखी उद्गार के सभी कारण बताने हैं, संभावित जो कारण हो सकते हैं वो बताने हैं। अब ये तीनों कैसे संबंधित हैं ये आपको पहले बता देना है। देखिए, अगर ज्वालामुखी उद्गार होता है, अगर ये पानी में होता है, तो भूकंप और सुनामी दोनों आने का संभावना है। तीनों ही प्राकृतिक और मानव निर्मित क्रिया हैं, और मोस्टली तो प्राकृतिक ही ज़्यादा है डालिए आप, और मानव निर्मित भी है, उसमें दोनों पक्ष दिखा के आपको ये बताना है। और अगर ज्वालामुखी उद्गार स्थल पे होता है तो फिर भूकंप साथ में आने के चांस ज़्यादा आता ही आता है भूकंप। लेकिन हाँ, ये समुद्र में अगर होता है ज्वालामुखी उद्गार तो ये दोनों ही आपस में, भूकंप भी आएगा, सुनामी के भी चांस रहते हैं। तो आपको ये दिखा के सभी कारण दिखा देने क्या क्या है ज्वालामुखी उद्गार के कारण।
आगे देखते हैं छठा जो है, छठा है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक बताने हैं आपको। और अंध महासागर, कौन सा, अटलांटिक सागर जिसे बोलते हैं, अंध महासागर हिंदी में, इसकी प्रमुख जलधाराएं के नाम बताने हैं। मैप पे आप शो कर दीजिए कौन कौन सी जलधाराएं, और बाकी आप महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी जो कारक हैं। अब ये देखिए सीधा सीधा आपको टॉपिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, महासागरीय जलधारा। ये देखिए 11वें पॉइंट का समुद्री जलधारा है, ये आपका सीधा सीधा दिया गया है, समुद्री जलधारा है, तो ये पूछ चुका है। और ज्वालामुखी का हमने देख ही लिया, इनमें तीनों में संबंध पूछा है, ज्वालामुखी, सुनामी, भूकंप, इन तीनों में। चक्रवात नहीं पूछा गया था 18 में, तो वो नेक्स्ट टाइम पूछ लिया गया है। आगे देखते हैं इसी में। तो इस तरीके से देखिए जो जो टॉपिक बचते हैं, और रिपीट तो होते ही है ये सब। 19 में देखिए, तो ये तो यूपी स्पेशल का क्वेश्चन था। उन भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने शरणार्थियों को यूपी के विभिन्न भागों में बसने के लिए आकर्षित किया है। तो बता देने इसमें रोजगार की संभावना है, भौगोलिक जो विशेषताएं हैं यूपी की, तो ये सारी क्रियाएं बता के आपको, ये यूपी स्पेशल में आएगा क्वेश्चन। तो है भूगोल का ही, भौगोलिक कारक बताने हैं इसमें। दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सागरीय भागों पर होती है एवं स्थलीय भागों पर पहुंचते पहुंचते ये तूफान छीड़ होकर खत्म हो जाते हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अब देखिए उस 18 में चक्रवातों से नहीं पूछा था, लेकिन 19 में चक्रवात से सीधा सीधा उठा दिया। वो भी देखिए चक्रवात के 2 टाइप होते हैं, उष्णकटिबंधी और शीतोष्ण कटिबंधी। तो इसमें उष्ण पूछा गया है, आप आगे देखेंगे तो सीधे सीधे आपको शीतोष्ण मिलेगा। तो यही पैटर्न है आयोग का घुमाने का। आप इसको समझ लिए तो आगे गैस कर सकते हैं कि क्या क्या पूछे जाने की संभावना है। और यहाँ पे क्या बताना था, कारण सहित व्याख्या करनी है। क्यों, उत्पत्ति कहाँ होती है, सागरों पे, क्योंकि ऊर्जा मिल जाती है, स्थलों पे आते आते ऊर्जा उसकी समाप्ति होने लगती है और ये धीमे धीमे छीड़ होने लगते हैं। तो आपको और अपने अच्छे से तरीके से इसको इलेबोरेट करके कारण बता देने हैं। ठीक है, अगला तीसरा देखिए, गंगा के मैदानों में ग्रामीण अधिवासों के क्षेत्रीय वितरण की विवेचना कीजिए। किस किस तरीके से ग्रामीण अधिवास आपके वितरण है क्षेत्रीय। तो ये देखिए ये सीधा टॉपिक दिया गया था आपका सिलेबस में, कौन सा है आपका, जनसंख्या एवं अधिवास। तो ये ग्रामीण अधिवास आपके पूछ लिए, तो ये सीधा टॉपिक है और ये फिर से रिपीट होगा आपका। और देखते हैं आगे, अगला चौथा क्वेश्चन है इसमें 19 में ही, वायु की अपरदनात्मक एवं निक्षेपणात्मक क्रिया द्वारा निर्मित जो भू आकृतियां उनका वर्णन करना है। अब कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं वायु के अपरदन से और निक्षेपण से, उन आकृतियों का वर्णन करना है। और बाई फिगर दिखा देंगे तो आप, और फिगर से जो जो आकृतियां हों वो आपको फिगर से दिखानी है, तो और इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। 5वां देखिए, उत्तरी अंध महासागर की जलधाराओं पर उनके उत्पत्ति के कारण सहित एक क्रमबद्ध लेख लिखिए। अब देखिए यहाँ पे फिर से पूछ लिया जलधाराओं की उत्पत्ति, किसकी, जलधाराओं की उत्पत्ति, लेकिन कहाँ, उत्तरी अंध महासागर यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं की उत्पत्ति का पूछ रहा है। और यही देखिए कब पूछा था, ये आपका कब पूछा है, ये 18 में सीधा सीधा पूछा था। ये उत्पत्ति महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति पूछा है, और अंध महासागर की क्या पूछा था, यहाँ पे जलधाराएं पूछा है। तो अगली बार इसी ने अंध महासागर को पकड़ के टॉपिक और इसी को क्वेश्चन बना दिया, उत्तरी अंध महासागर की जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है बताना है। तो यहाँ से गैस देखिए सीधा सीधा लिंक हो रहे हैं क्वेश्चन, एक साल से दूसरे साल के, और रिपीट भी हो रहा है, तो वही आपको समझना है। छठा देखिए, महासागरों में ऊर्जा संसाधन तथा भारत तटीय क्षेत्र में उनकी संभावनाओं की समीक्षात्मक व्याख्या करनी है। क्या क्या संभावनाएं महासागरों में ऊर्जा संसाधन तथा भारतीय तटीय क्षेत्र में। भारत की तटीय रेखा कितनी है, 7500 किलोमीटर से अधिक है। तो ये आपकी इतनी बड़ी तटरेखा होने के साथ साथ क्या क्या संभावनाएं, ऊर्जा कौन कौन सी, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब आपको दिखा के और बताना है क्या क्या संभावनाएं। तो ये अलग से टॉपिक है महासागरीय संसाधनों वाला, उससे पूछा गया है। आगे 2020 के क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के विशेष संदर्भ में, किसके, भारत के विशेष संदर्भ में सीमांत और सीमा में अंतर बताइए। अंतर स्पष्ट करना है किसमें, सीमांत और सीमा में। सेम टू सेम देखिए टॉपिक है ये आपका, एक बार नजर डाल लीजिए कौन सा टॉपिक है। तो ये देखिए कौन सा था, सीधा सीधा टॉपिक था 14वां आपका, सीमांत और सीमा है, सीधा उठा के रख दिया 2020 में। ठीक है, आगे देखते हैं 2020 के और कौन कौन से, और आपका कौन सा था दूसरा क्वेश्चन, दूसरा दिया आपका ज्वालामुखी के उद्गार के कारण। देखिए फिर से ज्वालामुखी उद्गार के कारण पूछे हैं
और उस विवेचना करनी है कारणों की, और उनके लावा के निक्षेपण से बने स्थल रूप बताने थे, इनका वर्णन करना था। तो इसमें स्थल रूप और जोड़ दिए, बाकी रिपीट हो गया है क्वेश्चन भी। तीसरा देखिए, हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण और उपयोग से जुड़ी विभिन्न पारिस्थितिकी समस्याएं क्या क्या है, वो समस्याएं बतानी है। ये सीधा सीधा टॉपिक है, 200 वर्ड में ये लिखना था। अगला पूछा है प्रवास से, लेकिन यह विपरीत प्रवास कर दिया है। विपरीत प्रवास क्या होता है, क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान यूपी की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, 200 शब्दों में ये बताना था आपको। तो ये भी सीधा टॉपिक से ही था, प्रवास सीधा दिया हुआ है सिलेबस में। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल रूपों को आकार प्रदान करने में हिमनदों की भूमिका पूछी है। किसकी? हिमनदों की क्या भूमिका है उसका वर्णन करना है। तो हिमनद ये पहली बार पूछा गया था इसमें 20 में, इससे पहले नहीं पूछा गया था नया, लेकिन है टॉपिक ही सीधा सीधा आपका। 21 में देखिए क्या पूछे गए हैं। 21 में पहला है जल संकट क्या होता है, और इसके जल संसाधन प्रबंधन के उपाय उपयुक्त बताने हैं आपको, सुझाने हैं। वो सुझाइए, पहले जल संकट बता देना है। देखिए उपाय में हम लोगों ने वो डेटा फैक्ट वाला जो वीडियो डाला था उसमें सीधा सीधा एक पॉइंट रखा है समाधान में कि जहां समस्या वहीं समाधान की रणनीति को अपनाया जाए। तो वो आप इसको डाल सकते हैं क्योंकि ये करंट में हाईलाइट रहते हैं। तो इस ऐसे जो शब्दावली होती है उन्हें पकड़ना सीखिए, वो आप सीधा सीधा इसमें डालेंगे तो आंसर आपका एक लेवल अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, दूसरा इसमें कि गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों की विवेचना करनी है। ये भी सीधा क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ, ग्रामीण अधिवासों की विवेचना कीजिए। अगला है इसमें चक्रवात क्या होते हैं। अब देखिए इसमें सीधा चक्रवात पूछ लिया है, ऊपर पूछा था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूछा यहाँ पे, और इससे पहले पूछा गया था कौन सा, उष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण बताने हैं। तो देखिए क्वेश्चन वहीं आसपास ही घूमते रहते हैं। आयोग एक बार एक को पूछ लेगा, उसी का सेकंड रूप नेक्स्ट टाइम पूछ लेता है, बस यही समझना है आपको। और इसमें एक क्वेश्चन और है इसी से संबंधित, क्या आप सहमत हैं कि शहरीकरण और मलिन बस्तियां अपृथककरणीय, एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता है। यानी शहरीकरण बढ़ेगा तो मलिन बस्तियां भी बढ़ेंगी, और मलिन बस्तियां बढ़ रही हैं तो इनके अपृथक जो करण है जिसे अलग नहीं किया जा सकता, उसकी व्याख्या आपको करनी थी 125 शब्दों में। अगला देखते हैं 2022 में क्या क्या रहे पहले इसी में 2021 में ही कुछ जनसंख्या एवं नगरीकरण से पूछे गए थे, उनको भी देख लीजिए। ये थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, आप सुन लीजिए इसको। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण करना है, कैसी है नगरीकरण की प्रवृत्ति, तथा तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की व्याख्या करनी है, क्या क्या सामाजिक परिणाम हो रहे हैं उनको बताना है। पांचवा है भारत की जनसंख्या नीति 2000, भारत की जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य विशेषताएं पर प्रकाश डालना है, और जनसंख्या स्थिरीकरण के कुछ उपाय भी बताने हैं कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं। 2022 पे चलते हैं। 2022 में देखते हैं भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारणों का उल्लेख कीजिए, क्या क्या है जनसंख्या विस्फोट के कारण, और इस समस्या से निपटने के सुझाव भी बताने 125 शब्दों में आपको। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखिए पहले उष्ण पूछा, फिर शीतोष्ण पूछा, फिर से उष्ण कटिबंधीय पूछ लिया। इसकी उत्पत्ति के कारण बताने हैं, संरचना बतानी है, और संबंधित मौसम कैसा रहता है वो बताना है। थोड़ा सा यहाँ पे 2 पॉइंट जोड़ दिए, संरचना और संबंधित मौसम। तो क्वेश्चन के जो मेन की पॉइंट ये हैं, इनको ही आसपास ही क्वेश्चन को घुमाता है, वही आपको समझना है। कॉपी पेन रखिए और मेन टॉपिक लिखिए और उस साल ईयर लिख दीजिए। मेन जो की पॉइंट है जैसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 2022, इसमें सीधा डाल लीजिए यहाँ उत्पत्ति के कारण, संरचना और संबंधित मौसम, और आप जॉइंट लिंक करते जाएंगे क्या क्या आगे डायरेक्शन है आयोग की। तीसरा है भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करनी है। तो ये देखिए फिर से रिपीट हो गया आपका, सेम वही है। यहाँ पे कारक पूछने लिए, वहाँ पे क्या थे, प्रतिरूपों का वर्णन करना था। और चौथा है इसमें भारत में भूकंप पेटियों का वर्णन करना है, भूकंप से आ गया संबंधित सीधा। तो ये जब भूकंप पढ़ेंगे आप तो भूकंप पेटियां भी आपको भारत में जाननी पड़ेंगी, 200 शब्दों में बताना है। 2023 में देखते हैं, 23 में क्या है, पहला ही क्वेश्चन है महासागर संसाधनों का भंडार है, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए 125 शब्दों में। ये भी सीधा टॉपिक है महासागरी संसाधनों से संबंधित। दूसरा है कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या आप सहमत हैं। 125 शब्दों में ये डालना है। तो मृदा सीधा सीधा प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या दिया, वन, मृदा, भूमि, ये सब आपके दिए हुए, उसी से संबंधित ये प्रश्न बनाया है। तीसरा दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डालिए, ये भी देखिए सीधा है आपका शरणार्थियों की समस्याएं और दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में टॉपिक से पूछा गया है सीधा सीधा।
ये चौथा क्वेश्चन आपका करंट से था, ये यहाँ टॉपिक से आपका मैच नहीं हो रहा है। 9 नंबर चैनल के सामरिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये हाईलाइट रहता है करंट में, इसलिए यहाँ पे पूछ लिया। इसका आपका टॉपिक से संबंध नहीं मिलता है किसी सिलेबस से, है ना। अब बनाएंगे तो जबरदस्ती तो बन जाएगा, लेकिन सीधा सीधा संबंध नहीं बन रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से तो बन सकता है। 5वां देख लीजिए, शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के लिए विकास है या विनाश है, ये बताना है। शहरीकरण से जो प्रक्रिया चल रही है वो समाज के लिए विकास है या फिर विनाश है, अपना मत लिखना है 200 शब्दों में। तो यही है आपका पूरा वीडियो यहाँ पे हो जाता है। और पेपर फर्स्ट हम लोग पूरा देख चुके हैं ट्रेंड, तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप इनको देखिए और इनको बार बार देखिए, क्योंकि ये आपके तैयार होंगे एग्जाम निकालने के लिए। रणनीति पहले यही होती है, चाहे प्री हो या मेंस हो, कि पुराने पेपर का आपको पॉइंट टू पॉइंट रटा होना चाहिए ईयर वाइज कि कब क्या पूछा गया है, और वो तैयार होना चाहिए। उसके बाद अगला डायरेक्शन होता है, फिर आप खुद ही सोच लेंगे कि आगे क्वेश्चन क्या बनाएगा आयोग। जैसे प्री का कॉन्सेप्ट है वैसे मेंस का है। और जो लोग इस पे बिलीव नहीं करते हैं, बाकी आप टॉपर्स की रणनीति यही है। और हम लोग प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है कि हम लोग कोचिंग सेंटर या फिर टेस्ट सीरीज और उनके भरोसे, टेस्ट सीरीज लिखना अच्छा है, लिखना भी चाहिए, लेकिन पुराने पेपर्स आपको बार बार लिखने हैं और बार बार देखने हैं, ये पहला काम होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी विश्वास करते हैं इन चीज़ों पे, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत ही काम की बातें हैं, यानी सिलेक्शन में ये आपको 100% रास्ते खुल देंगी है अगर आपने कर लिया तो इसमें इतना ही है। थैंक यू।